कक्षा 10 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 की जो आपकी सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस SST। तो उसका एक आपकी बुक चलती है समकालीन भारत, जो भाग 2 है, जिसको हम ज्योग्राफी कहते हैं। आपकी जो भूगोल की किताब है ये समकालीन और भारत वाली, तो ये आपके भूगोल की किताब है ज्योग्राफी। तो जो आप में मैप वगैरह जो आएगा आपके 4 नंबर का आपके जो पेपर में, तो मैप जो आएगा आपके इंडिया का मैप आएगा, भारत का मानचित्र जो आएगा वो, और वो आपके इसी किताब में से एक जो पार्ट है आगे, उस पार्ट में से आने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपको पता चलेगा कि आपका जो मैप है वो किस पार्ट से आने वाला है। और आपका जो ये किताब है समकालीन भारत वाली, इस वीडियो में हम पूरी इसको कवर करने वाले हैं। इस किताब में आपके टोटल 7 पार्ट हैं और सातों ही पार्टों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और आपका जो प्रत्येक चैप्टर से कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे वो भी हम आपको इसमें बताने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपकी सामाजिक की तीनों किताबें जो इसके अलावा हैं उसकी वीडियो अपलोड कर दी है। लास्ट वीडियो है इसकी आपके सामाजिक का। उसके बाद में मैंने आपके जो चारों किताबों की वीडियो अपलोड कर दी है, हो जाएंगे। और आपके फिर ये जो पेपर की जो वीडियो मैं आपको अपलोड करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसकी PDF आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी। और अगर आप जो इन सभी वीडियोस को बिना ऐड के देखना चाहते हैं तो ये सारे आपको जो अपने टेस्ट सीरीज़ वाले सेक्शन में भी आपको मिल जाएंगे ऐप में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला पार्ट है इस किताब का संसाधन एवं विकास, जो कि आपके 3 नंबर का चैप्टर है। इसमें से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो अबसदा का क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, एक 2 नंबर का आएगा आपके लघुतरात्मक। तो आपके 3 नंबर के 2 क्वेश्चन इस पार्ट में से आने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपके जो आएगा वो अबसदा देख लो या फिर आप इसको 1 लाइनर कह दो, यहीं से आपके क्वेश्चन बनने वाले। तो मैं आपके इंपॉर्टेंट जितने भी प्रश्न हैं वो पहले डिस्कस कर लेता हूँ। पहला प्रश्न आपका यह है कि अवनलिका द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन किस क्षेत्र में होता है। तो अवनलिका द्वारा जो सर्वाधिक मृदा का अपरदन होता है वो चंबल बेसिन में होता है। चंबल बेसिन जो चंबल नदी है, इसमें अवनलिका के द्वारा सबसे ज़्यादा मृदा का अपरदन होता है। इसके अलावा जो उत्खात भूमि है, जो बेडलैंड टोपोग्राफी है, वो चंबल नदी से संबंधित है। नेक्स्ट है काजू की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है। तो लाल लेटेराइट, इसका उत्तर आपको याद करना। ये लेटेराइट का मतलब क्या होता है, तो ये ग्रीक भाषा के जो लेटर शब्द है वहाँ से लिया गया है। और लेटर का अर्थ क्या होता है, इसमें ग्रीक भाषा का जो शब्द लेटर, इसका अर्थ होता है ईंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगर मृदा या फिर इसको रेगुर मृदा कहा जाता है। रेगर नहीं है इसका नाम है, जो रेगुर मृदा है। तो रेगुर जो मृदा है ये किस मृदा को कहा जाता है, ये काली मृदा को रेगुर मृदा कहा जाता है। आयु के आधार पर पुराना जलोढ़ किस नाम से जाना जाता है। तो आपको याद कर लेना है बांगर। जो पुराना जलोढ़ होता है वो बांगर के नाम से जाना जाता है। और जो नया जलोढ़ होता है आयु के आधार पे, उसको खादर के नाम से जाना जाता है। अब पुराना जलोढ़ और नया जलोढ़, इनमें आपके बांगर और खादर में कन्फ्यूज़न रहता है। तो इस कन्फ्यूज़न को मैं आपकी इसी वीडियो में जो दूर करने वाला हूँ, अभी इसको दूर करते हैं। आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक याद करनी है। आपके देखो जलोढ़ तो दोनों में आ रहा है, अब नया और पुराना ये याद करना है, और इधर आपके जो बांगर और खादर याद करना है। तो इसके लिए आपको नाम याद कर लेना, एक तो बापू और दूसरा है खान। तो बापू में क्या है, बापू में बा से हो जाएगा बांगर और पू से हो जाएगा पुराना जलोढ़। और दूसरा है खान, तो इसमें खा से हो जाएगा खादर। इसका मतलब खादर में क्या आ रहा है, न आ रहा है, इसका मतलब ये नया जलोढ़ है। तो बापू और आपको खान याद कर लेना है, जिससे नया जलोढ़ और पुराना जलोढ़ दोनों याद हो जाएगा। पू से पुराना जलोढ़ आपके बांगर हो जाएगा बापू में, और खान में जो न है उसका मतलब नया जलोढ़ है और ये खादर हो जाएगा। तो ये जो ट्रिक है वो आपको इसमें से याद कर लेनी है। अगला प्रश्न है कि पर्वतीय क्षेत्र में जो तलहटी में बने क्षेत्र को क्या कहते हैं। इसको द्वार कहते हैं, चौ कहते हैं, फिर तराई कहा जाता है। राष्ट्रीय वन नीति जो आई थी 1952 में, इसमें जो निर्धारित वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है। तो 1952 की जो राष्ट्रीय वन नीति है उसमें वनों का जो प्रतिशत है वो आपके 33% है। भारत में निम्नीकृत भूमि कितनी है। तो आपको 13 करोड़ जो हेक्टेयर वो याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 10 है कि भारत में विभिन्न प्रकार के जो भू आकृतिक जो भाग हैं इनका आपको प्रतिशत बताना है, कि मैदान कितना प्रतिशत है, पर्वत कितना प्रतिशत है और पठारी भाग कितना प्रतिशत है। तो मैदान जो है आपके 43% है, और पर्वत है आपके 30%, और पठारी जो भाग है वो आपका 27% है। फिर आपके एक किताब है आपके स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है आपकी। ये कई बार पहले भी परीक्षा में आई हुई है, तो इस किताब का नाम आपको याद कर लेना है, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। ये जो किताब है इसके जो लेखक हैं वो, इनके लेखक का नाम है आपके सुमेसर। इनका जो नाम है वो याद कर लेना है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम संसाधन संरक्षण की जो वकालत है वो कब और किसने की? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सबसे पहले संसाधन संरक्षण की जो वकालत की गई थी वो 1968 की बात है। क्लब ऑफ जो रोम है इनके द्वारा संसाधनों के संरक्षण की जो वकालत है सबसे पहले मुद्दा उठाया गया था। एजेंडा 21 का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है? तो एजेंडा जो 21 है ये भूमंडलीय जो सतत पोषणीय विकास है उसको हासिल करना है। ठीक है, जो आपका जो सतत पोषणीय विकास है उसको प्राप्त करना इस एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है। सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर का वो ये है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पहले भी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, तो याद कर लेना। पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरो, वहाँ पर हुआ था जून 1992 में। अगला प्रश्न आपका ये है कि समुद्र से कितने किलोमीटर दूर तक पाए जाने वाले संसाधन हमारे राष्ट्र की संपदा होती है। तो 12 जो समुद्री मील होता है, समुद्री मील अलग इसकी लंबाई होती है, तो उसमें किलोमीटर की बात करें तो इसमें 22.2 किलोमीटर होता है। तो 12 समुद्री मील तक की जो लंबाई है अपने देश की सीमा के, वहाँ तक जो संपत्ति है वो हमारे राष्ट्र की संपत्ति होती है। नेक्स्ट है वह भूमि जहाँ पर एक कृषि वर्ष यानी कि उससे कम समय में खेती नहीं की गई हो उसे क्या कहते हैं? यानी कि पिछले 1 साल से उस ज़मीन पर कोई भी खेती नहीं की गई हो तो उस ज़मीन को क्या कहते हैं? तो उसको वर्तमान में प्रति भूमि कहा जाता है, यानी कि पड़त भूमि उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि वह भूमि जहाँ पर 1 से 5 वर्ष कृषि वर्ष में खेती नहीं की गई हो, यानी कि लगभग 1 से 5 साल में उस जगह में कोई भी खेती नहीं की गई हो, तो 1 साल की हो लगभग तब तो ये वर्तमान प्रतिभूमि है, और 1 से 5 साल हो तब उसमें जो उस भूमि को पुरातन प्रतिभूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो काली जो मृदा होती है उसको हम क्या कहते हैं? काली मृदा, वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो कपास जो है उसको सफ़ेद सोना कहा जाता है। कपास जो होता है उसको सफ़ेद सोना कहा जाता है, तो याद कर लेना सफ़ेद जो सोना है वो किसको कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। एक आपको कमेंट करके बताना कि सुनहरा रेशा ये किसको कहा जाता है? जो गोल्डन फाइबर है वो किसको कहा जाता है? कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर हमारे जो संसाधन है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई उत्पत्ति के आधार पर जैव और हमारे अजैव होते हैं। जिसमें जीव होता है उसको जैव कहते हैं, जैसे मानव है, जानवर हैं और पेड़ पौधे हैं, ये सभी आपके जैव में आएंगे। इसके अलावा जो निर्जीव हैं वो संसाधन आपके अजैव में आएंगे, जैसे पानी है, हवा है, पहाड़ हैं, ये सभी आपके इसमें आएंगे। खनिज हैं, ये सभी निर्जीव संसाधन में आएंगे। उत्पत्ति के आधार पर ये उपयोग के आधार पर है, तो ये उपयोग के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय हो जाएगा। नेक्स्ट है पंजाब और हरियाणा में जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो कितना है? तो 80% जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये हो जाएंगे आपके वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम इसमें आपके 2-2 नंबर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका ये इंपॉर्टेंट बनता है कि भारत में जो भू निम्नीकरण के कारण है वो समझाना है। तो जल का जो कारण है, जो मृदा का अपरदन होता है उसके कारण भी भू निम्नीकरण होता है। अति सिंचाई के कारण भी जल आक्रांता हो जाती है, बहुत सारा जल भरा हो जाता है। अति पशुचारण और वनोन्मूलन के कारण मृदा का लवणीय या फिर क्षारीय होना, उद्योगों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, गंदा रसायन निकलता है, उसके द्वारा जो मृदा का जो निम्नीकरण हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यह है कि भू निम्नीकरण के उपाय बताने की, उसको भू निम्नीकरण को अब हो तो ये उसको दूर कैसे करें? तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपको वृक्षारोपण करना चाहिए, वनोन्मूलन को रोकना चाहिए। ये जो इसके कारण है इसी का आपको विपरीत बताना है। ऐसे ये तो नेगेटिव इसके कारण हो जाएंगे, इसको पॉजिटिव वे में लेना है कि भाई अपने जो पेड़ पौधे वो ज़्यादा कट रहे हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, तो भू निम्नीकरण को रोका जा सकता है। फिर आपका दूसरा है कि मरुस्थलीकरण तथा अन्य क्षेत्रों में होने वाले जो अति पशुचारण है, बहुत ज़्यादा जो पशुओं को चराया जाता है उसके कारण भी जो ये भू निम्नीकरण होता है। रासायनिक उर्वरक का जो प्रयोग ज़्यादा किया जा रहा है तो उसके स्थान पर जो जैविक खाद का उपयोग करके भी भू निम्नीकरण को रोका जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि को कम करके भी जो भू निम्नीकरण को रोका जा सकता है। ये 4 कारण उपाय जो है वो आपको इसमें भू निम्नीकरण में लिखने हैं। अगला प्रश्न ये है कि भाई संसाधनों के अत्यधिक दोहन से होने वाली समस्या स्पष्ट कीजिए। कि संसाधन का अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको जो अभी दोहन कर लेंगे, इनको निकाल लेंगे, काम में ले लेंगे,
तो उससे क्या क्या जो समस्याएं आ सकती हैं वो बतानी है। एक तो संसाधनों का असंतुलित उपयोग से समाज में अमीर और गरीब में बढ़ जाएगा, यानी कि जो ज़्यादा उपयोग करेगा वो ज़्यादा अमीर हो जाएगा और जो संसाधन का उपयोग नहीं करेगा वो गरीब है, वो उतना ही गरीब होता चला जाएगा। अमीर अमीर होता जाएगा और गरीब गरीब होता जाएगा अगर संसाधनों का जो संतुलित उपयोग नहीं किया तो। दूसरा यह है कि संसाधनों की असंतुलित या फिर अंधाधुंध उपयोग के कारण ओजोन परत में क्षरण हो रहा है पराबैंगनी किरणों के कारण, और हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ती जा रही है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, भू निम्नीकरण तथा भूमंडलीय तापमान बढ़ रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। अगला जो उसमें समस्या ये है कि कुछ व्यक्तियों के लिए संसाधन जो उनकी कमी होती जा रही है और संसाधनों का अत्यधिक उपयोग के कारण जो आने वाली पीढ़ियां हैं इनके लिए इनका जो प्राप्त नहीं होना भी या कमी होना भी इसकी गंभीर समस्या है। अगर जो जैसे मान लो पेट्रोलियम है, अब पेट्रोलियम के सीमित भंडार है, अगर इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में भी दोहन कर लिया जाएगा तो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनको पता ही नहीं चलेगा कि पेट्रोलियम जैसा भी जो पदार्थ है वो पहले कभी काम में लिया जाता था। वो केवल एक जैसे अभी हम डायनासोर के बारे में सुनते हैं वो विलुप्त हो चुका है, उसी तरह से आने वाली पीढ़ियाँ जो पेट्रोलियम पदार्थ के बारे में सुनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा ये कि मृदा अपरदन को रोकने के उपाय और मृदा के संरक्षण को समझाना है कि मृदा अपरदन को कैसे रोका जाए, मिट्टी का जो कटाव है वो इसको कैसे रोका जाए। तो मिट्टी के कटाव या अपरदन को रोकने के लिए देखो ज़्यादा से ज़्यादा जो पेड़ पौधे लगाने चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए और वनोन्मूलन जो पेड़ पौधों की कटाई है उसको रोकना चाहिए। दूसरा ये है कि आप मरुस्थलीकरण और या फिर अन्य क्षेत्रों में जो ज़्यादा पशुचारण होता है उसको रोक कर भी जो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण होने वाले जो अव्यवस्थित निर्माण कार्य उसको रोक कर भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर, तो रासायनिक जो खाद होते हैं उर्वरक होते हैं उनके स्थान पे आप जैविक खाद का प्रयोग करें, तो उससे भी क्या होगा कि मृदा का जो अपरदन है वो रोका जा सकता है, उसका जो उर्वरक क्षमता वो बढ़ती है इससे। पहाड़ी या ढलान क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा जो खेत बनाकर कृषि कार्य करके मृदा अपरदन को रोका जाता है। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है कि एजेंडा 21 क्या है, समझाना है। तो भाई एक घोषणा हुई थी 1992 में जब पहली बार पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, तो ये हुआ था 1992 में ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरो, वहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन हुआ था उनके तत्वाधान में उनके सहयोग से सभी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके द्वारा स्वीकृत किया गया इसको। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था इस एजेंडा 21 का वो ये था कि भूमंडलीय जो आपका सतत पोषणीय विकास है, ठीक है, उसको क्या करना है, हासिल करना है। फिर आपका अगला प्रश्न है ये छठा कि आपको बांगर और खादर में अंतर बताना है। तो वही दोनों आपको जो शब्द है वो याद कर लेना है, बांगर और खादर। तो आपको एक तो बापू याद करना, दूसरा आपको खान याद कर लेना है। तो बापू में आपको क्या बताया था, बांगर पुराना जो जलोढ़ क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं, बापू कहते हैं यानी कि बांगर कहते हैं। तो पुराना जलोढ़ यानी कि क्या हो जाएगा, ये पुरानी जलोढ़ मृदा के बांगर के नाम से जाना जाता है। और ये जो बांगर मृदा होती है उसमें कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। जबकि खादर की बात करें तो आपको खान यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। नए जलोढ़ मृदा में जो खादर के नाम से जाना जाता है और इसमें बांगर की तुलना में जो महीन कण है वो ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी कि बारीक कण ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपके अगला प्रश्न ये है कि विकास में जो संसाधन है प्रौद्योगिकी है, यानी कि आपके रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी है और ह्यूमन पावर है, मानव है, इनकी भूमिका के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करना है। इन तीनों में क्या संबंध है, आपके रिसोर्स संसाधन का, टेक्नोलॉजी का और मनुष्य का क्या संबंध है वो आपको इसमें बताना है। तो किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। आपके पास में अगर किसी भी जो क्षेत्र का विकास करना है तो उसके लिए आपके पास में संसाधन होने चाहिए, तभी आप उस क्षेत्र का विकास कर पाएंगे, ये पहली शर्त है। लेकिन संसाधन किसी भी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ पर उपयुक्त जो प्रौद्योगिकी विकास है, यानी कि जो आपकी जो टेक्नोलॉजी उसका विकास सबसे ज़्यादा हुआ हो। तो विकास में संसाधन की जो उपलब्धता है उसके साथ साथ प्रौद्योगिकी और वहाँ का जो मानव संसाधन है उसकी गुणवत्ता का भी योगदान रहता है। मानव संसाधन की जो गुणवत्ता की बात करें तो आप जापान का जो वो एक देश है, जापान देश, उसके लोगों की तुलना और किसी अन्य देश के लोगों की तुलना कर सकते हैं। जापान की जो वहाँ की जो देश है, जापान देश एक छोटा सा देश है जिसको जो दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका का द्वारा जो उस पर बम गिरा करके
नष्ट कर दिया था। आपको पता होगा कि सेकंड विश्व युद्ध के समय 2 शहर को जो तबाह कर दिया था अमेरिका ने, हिरोशिमा और नागासाकी। तो उन दोनों देशों को तबाह करने के बाद भी आज भी वहाँ के जो रेडियो एक्टिव जो एक्टिविटी है वो बढ़ती रहती हैं। वहाँ पर जो लोग हैं वो उसी के शिकार रहते हैं। उसके बावजूद इतना जो देश इतना जो खराब रहने के बावजूद वहाँ पर भूकंप भी सबसे ज़्यादा आते हैं। इसके बावजूद वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो सरकार हैं वो इतनी वहाँ पे जो मानव संसाधन पर ध्यान देती हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो सभी प्रोडक्टिव है, कुछ न कुछ वो काम करते रहते हैं। वहाँ का जो छोटा से छोटा बच्चा लेकर के आपकी जितनी भी जो वॉच आती है, घड़ियाँ वगैरह आती है, टेक्नोलॉजी की जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें जापान में निर्मित होती है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो इसी प्रकार से डले हुए कि उनको जो बचपन से ही इस काम में जो माहिर कर दिया जाता है कि आपको समय नहीं है, वहाँ पे कुछ न कुछ काम वो बच्चा करता हुआ मिलेगा। ऐसा ही काम है जो चाइना में होता है। तो वहाँ की जो सरकारें हैं उन्होंने अपने जो मानव संसाधन उस पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। अपने बात करें भारत की तो केरल जो राज्य है, केरल राज्य में जो अपने मनुष्य मानव है उन मानव संसाधन पर जो सबसे ज़्यादा काम किया गया। वहाँ की जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उन पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो भी प्रोडक्टिव, अधिकतर जो अपने इधर जो नर्स वगैरह होगी वो आपको केरल के जो मिल जाएंगे। इसका कारण ये है कि वहाँ के जो सरकार है उसने जो मानव संसाधन पर सबसे ज़्यादा काम किया है। नेक्स्ट है आपको संसाधनों का जो वर्गीकरण करना है। तो संसाधनों का वर्गीकरण करने के लिए आपको अलग अलग प्रकार है देखना है। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव होते हैं। समाप्यता के आधार पर, उपयोग के आधार पर आप नवीकरणीय और अनवीकरणीय लिख सकते हैं। नवीकरणीय एक बार से अधिक बार उसको काम में ले सकते हैं और अनवीकरणीय जो होते हैं उसको एक ही बार काम में लेते हैं। जैसे पेट्रोलियम है, जीवाश्म ईंधन है, उनको एक ही बार काम में ले सकते हैं, दूसरी बार उनको जो काम में नहीं ले सकते हैं। लेकिन सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये सभी नवीकरणीय संसाधन, इसको एक से कई बार काम में लेते हैं। और अनवीकरणीय जो तो समाप्त होने वाले हैं, जबकि नवीकरणीय वो कभी भी समाप्त होने वाले नहीं है। स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन है वो 2-3 प्रकार के होते हैं। ये जैसे व्यक्तिगत होता है, सामुदायिक होता है, राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय होता है। और विकास के स्तर की बात करें तो संभावी, विकसित और आपके संचित कोष, इस प्रकार के जो संसाधनों का वर्गीकरण किया जाता है। शुद्ध निवल बोया क्षेत्र और सकल कृषि क्षेत्र में आपको अंतर बताना है। शुद्ध निवल जो बोया क्षेत्र वो भूमि होती है जिस पर जो फसल उगाई और काटी जाती है उसको शुद्ध बोया क्षेत्र कहा जाता है। जबकि सकल कृषि क्षेत्र एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बार जो बोया गया क्षेत्र होता है उसको जोड़ दिया जाए तो फिर आपको जो सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। तो ये आपका जो चैप्टर नंबर 1 था। अब हम इसमें आपका चैप्टर नंबर 2 देखते हैं। दूसरा जो चैप्टर है वो आपका 2 नंबर का है। अगला चैप्टर है वन और वन्यजीव संसाधन। ये 2 ही नंबर का चैप्टर है। इसमें आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, एक तो एक नंबर का और एक ऑब्जेक्टिव होगा और एक आपके वन लाइनर होगा। दोनों एक नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देख लेते हैं, इसमें सारे आपके जो वन लाइनर दे रखे हैं तो इनको हम अच्छे प्रकार से यहाँ पे देखते हैं। जैसे भारत में विश्व की सारी जैव जो उपजातियाँ हैं उनका कितना प्रतिशत संख्या पाई जाती हैं, तो लगभग 16 लाख जो जनजातियाँ हैं वो उपजातियाँ वो अपने भारत में पाई जाती हैं। कितना परसेंट है, ये विश्व का 8% है। नेक्स्ट है भारतीय वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है वो कब लागू हुआ, तो 1972 की बात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1972 में जो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। टाइगर प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर है, इसकी जो शुरुआत है वो अपने वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में, उसके 1 साल बाद आपको जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी शुरुआत याद रखनी है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो जिम कार्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड में स्थित है। जिम कार्बेट कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। आपको कमेंट करके बताना कि केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है और किस जिले में है, कमेंट करके आंसर देना है। इसके अलावा आपको जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का, तो सरिस्का किस जिले में आता है वो भी आपको कमेंट करके बताना, किस स्टेट में आता है वो भी कमेंट करना है। नेक्स्ट है आपके सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, तो ये किस राज्य में है, तो ये पश्चिम बंगाल में आता है। सुंदरवन यहाँ पे जो बंगाल टाइगर आपको देखने को मिलते हैं। सुंदरी वृक्ष आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। सुंदरवन का जो डेल्टा है वो विश्व प्रसिद्ध है। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये एमपी में आता है। बांधवगढ़, कान्हा ये सभी आपके एमपी में देखने को मिलते हैं। सरिस्का बाघ रिजर्व, जो सरिस्का बाघ रिजर्व है
ये आपके राजस्थान में स्थित है। राजस्थान का ज़िला है अलवर ज़िला। तो अलवर ज़िले में ये आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व आता है। पेरियार जो टाइगर रिजर्व वो कहाँ पर है? तो पेरियार जो आपके केरल में है। कहाँ पर है ये? केरल में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो काजीरंगा का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके असम में स्थित है। और ये जानकारी आपके लिए होगी आपको कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जो एक सींग वाला गैंडा होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। तो एक सींग वाला जो गैंडा होता है उसके लिए ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। जो राइनो होता है एक सींग वाला उसके लिए ये फेमस है। नेक्स्ट है फिर आपके, अच्छा एक सींग वाला गेंडा तो अपने काजीरंगा में पाया जाता है। आपको अगर पूछें कि उड़न गिलहरी कहाँ पर पाई जाती हैं तो बताना देखिए कमेंट करके कि उड़न गिलहरी कहाँ पर पाई जाती हैं। ऐसी गिलहरी जो उड़ती हैं वो अपने राजस्थान में पाई जाती हैं और कौन से अभ्यारण्य में पाई जाती हैं कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है आपके राजस्थान, भारत के किस राज्य में स्थायी वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में, एमपी में जो वन है वो सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है कि वन विभाग के अनुसार देश का जो कुल क्षेत्र का कितना हिस्सा रक्षित वन है? तो रक्षित वन 1/3 हो जाएगा, 1/3। अगला प्रश्न ये है कि राजस्थान के किन जिले में 5 गाँव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाको सेंचुरी के नाम से घोषित कर दी है? तो ये अलवर ज़िले में आता है। अलवर ज़िले के 5 गाँव के लोगों ने 1200 जो हेक्टेयर ज़मीन है वो भैरवदेव डाको सेंचुरी के नाम पे घोषित कर दी है। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर में मुंडा और संथाल जनजातियों किन पेड़ों की पूजा करती हैं? तो मुंडा और संथाल जो कदम और आपके महुआ, मुंडा महुआ और संथाल कदम के जो पेड़ होते हैं उनकी पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन राज्यों में जनजातियाँ शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं? तो उड़ीसा और बिहार में जो जनजातियाँ रहती हैं वो शादी के दौरान एक तो इमली की पूजा करते हैं और एक इसमें आम के पेड़ की पूजा की जाती है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो भाई चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो हिमालय क्षेत्र से आता है। टिहरी के किसानों के द्वारा किस अभियान ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किए बिना ही विविध फसल का उत्पादन, आर्थिक कृषि उत्पादन संभव है? तो 2 इनमें आपके चले थे अभियान, बीज बचाओ आंदोलन और यह आपका नवदानम। दोनों ही जो अभियान है उनके नाम आपको याद कर लेना है। 1988 में किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपका जो संयुक्त जो वन प्रबंधन है इसका पहला प्रयास उड़ीसा के द्वारा किया गया था। उड़ीसा, और उड़ीसा की राजधानी मैंने एक दिन आपको पूछी थी और भारतीय क्रिकेट का नाम भी है भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर जो है आपके उड़ीसा की राजधानी है। नेक्स्ट है कि जैव विविधता के प्रभावित करना है तो पृथ्वी पर जो जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं उनकी जो अलग अलग जातियाँ प्रजातियाँ पाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। तो पृथ्वी के स्थलीय भाग में और जलीय भाग में अनेक प्रकार के जीव जंतु तथा वनस्पति पाई जाती हैं और इसी को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। अगला प्रश्न आपका यह है कि पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? तो मानव और दूसरे जीवधारी मिलकर एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं, इसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। वन्य जीव और वनों और वन्य जीवों का जो संरक्षण है वो क्यों आवश्यक है? तो भाई वन और वन्य जीव का जो संरक्षण है वो पारिस्थितिकी विविधता बनी रहे और हमारे जीवन साझी संसाधन जो है जैसे जल, वायु, मृदा ये बने रहें, इसके लिए जो वन और वन्य जीवों का जो संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले 2 कारकों का नाम बताना है। तो जैव विविधता को कम कौन कर रहे हैं? पेड़ पौधों की जो जैव विविधता है इसको कम कौन कर रहा है? तो एक तो वन्य जीवों के आवास का विनाश हो रहा है, जंगल जो काटे जा रहे हैं और आखेट का जो निश्चित क्षेत्र है पहले वहाँ पर वो आखेट किया जा रहा है। इसके अलावा जो शिकार जो है वो भी इसमें शामिल है। पर्यावरणीय प्रदूषण भी इसका प्रमुख कारण है। भारत की किन्हीं 2 बाघ परियोजनाओं के नाम बताना है। तो एक तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का है और एक सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम बंगाल का है। इसके अलावा भारत का भी, राजस्थान का भी लिख सकते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है और एक आपके सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। चिपको आंदोलन का महत्व बताइए। तो हिमालय प्रदेश में वनों की कटाई को रोकने और सामुदायिक वनीकरण करने के लिए जो कार्य किया गया था वो चिपको आंदोलन के अंतर्गत किए गए हैं। अच्छा, राजस्थान में जो विश्नोई समुदाय हैं उसका अभिन्न हिस्सा किन जीवों को जंतुओं को माना गया है? तो विश्नोई संप्रदाय की जिनके जो संस्थापक हैं गुरु जाम्बुजी हैं, उनके द्वारा जो काला हिरण है, चिंकारा है, नीलगाय है और मोर है, इन जंतुओं के संरक्षण को सबसे ज़्यादा है जो वहाँ पर
जो दिया गया संरक्षण दिया गया उनका जो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इनको पालन पोषण किया जाता है। आज भी विश्नोई समुदाय के द्वारा इन सभी जीवों की रक्षा के लिए अपने जो प्राण तक की जो देने के लिए तैयार रहते हैं। आपने सुना होगा जो अमृता देवी विश्नोई है, इन्होंने 363 लोगों के साथ में जो पेड़ों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी। तो ये जो विश्नोई समुदाय बहुत ही पर्यावरण प्रेमी जो समुदाय है वो माना जाता है। और इनके जो संस्थापक है विश्नोई संप्रदाय के, वो जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं गुरु जम्बेश्वर यानी कि जाम्बोजी महाराज, जो मुकाम तालवा वहाँ पर मेला भी बढ़ता है, लालासर वगैरह, बमलू, ये सभी उनके प्रमुख है जो तीर्थ स्थल हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो इनका जो अभिवादन होता है तो बहुत ही शानदार अभिवादन है इनका विष्णु समुदाय का। विष्णु समुदाय का जैसे मैं आपको एक कर रहा हूँ, जैसे अभिवादन कर रहा हूँ, तो उसके बदले में क्या रिप्लाई दिया जाता है कमेंट करके बताना। देखिए, तो जैसे विष्णु समुदाय के जो अनुयायी होते हैं वो एक दूसरे को जैसे एक दूसरे को जब जो अभिवादन करते हैं तो वो अभिवादन करते हैं तो उसमें वो बोलते हैं निवण प्रणाम, निवण प्रणाम। तो इसके बदले में जैसे कोई एक निवण प्रणाम बोल रहे तो उसके सामने वाला उसको क्या बोलेगा वो आपको कमेंट करके बताना है। आप में से कोई विष्णु संप्रदाय से संबंधित हो या उनके आसपास जानकार हो तो कमेंट करके बताना। देख, नेक्स्ट है आपके संयुक्त वन प्रबंधन क्या है। तो भाई संयुक्त वन प्रबंधन ये वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन जो क्षरित वन होते हैं उनकी बचाव के लिए कार्य करता है। इससे गांव में जो गांव की जो स्तर की जो संस्थाएं होती हैं वो बनाई जाती है और इसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। वनों के संरक्षण के लिए जो वन विभाग के लोग और जो उस गांव के जो लोग हैं वो दोनों मिलकर के वनों का जो संरक्षण करने का कार्य करते हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट आपका तीसरा चैप्टर है जल संसाधन। तो जल संसाधन वाला जो चैप्टर है वो 3 नंबर का है और इसमें से एक ही क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, और इसमें 2 में से कोई आपको एक करना होगा अथवा में आएगा। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से इसके। पहला प्रश्न ये कि यदि आप राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्र में निवास करते हैं तो वर्षा जल संरक्षण का जो संग्रहण है वो कैसे करेंगे। यानी कि आप अगर रेगिस्तान वाले क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ पर पानी का जो संग्रहण है वो कैसे करेंगे। आप में से भी खूब सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो रेगिस्तानी ज़िले हैं उनमें निवास करते हैं, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। तो वहाँ पर जो रेत ही रेत होती है तो वहाँ का जो पानी का जो संरक्षण है वो कैसे किया जाता है वो आपको इसमें वर्णन करना है। तो आपने अगर आप वहाँ से हैं तो आपको पता होगा कि जल का जो क्या महत्व है, कैसे इसका संरक्षण किया जाता है। तो बाकी के जो ज़िले हैं वो भी इसको अपनाएंगे, बहुत ही शानदार वो इनको जल का संरक्षण करते हैं क्योंकि उनकी कमी है। तो जिस चीज़ की कमी होती है उसका संरक्षण भी बहुत ही अच्छी प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कि राजस्थान का जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र है वहाँ पर जल का संरक्षण कैसे करेंगे। पहला तो एक खड़ीन या फिर जोहड़ के द्वारा, ये खड़ीन को कहते हैं। ये खड़ीन जो कि आपको पता होगा जैसलमेर के जो पालीवाल ब्राह्मण होते हैं उनके द्वारा बनाई जाती है खड़ीन। और जोहड़ जो कुएँ होते हैं, छोटे कुएँ, टाँका वगैरह जो होते हैं उसके द्वारा जो वर्षा का जो पानी होता है उसको इकट्ठा करके रखा जाता है और फिर उसको उसी को जो साल भर है जो अपने दैनिक जीवन के लिए काम में लिया जाता है। तो यही महत्व है पानी का। राजस्थान की कई शुष्क और अर्धशुष्क जो क्षेत्र होते हैं इसमें खेतों में जो वर्षा के जल होते हैं उसको एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं जिससे कि भूमि की सिंचाई की जा सके और सुरक्षित जल को कृषि के काम में जो प्रयुक्त किया जा सके। राजस्थान का जो जैसलमेर ज़िला है उसमें खड़ीन, ये खादीन जो है इसको खड़ीन कहते हैं और अन्य क्षेत्र में इनको जो जोहड़ जो इसके प्रमुख उदाहरण है जो कि जल संरक्षण का कार्य करते हैं। दूसरा है टांका या फिर भूमिगत टैंक। या तो बड़ा टांका बना लेंगे खेत में या घर के सामने, या फिर जो भूमिगत जो बड़ा टैंक है वो बना लिया जाता है। तो जैसे राजस्थान की जो शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्र के जो विशेष रूप से जो बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर प्रत्येक घर में पीने का लगभग जो पानी जो है वो संग्रहित करने के लिए एक भूमिगत टैंक होता है, यानी कि टांका बना होता है, पानी का जो टैंक होता है। और इसका आकार एक बड़े कमरे के समान होता है और इसकी आकार में लगभग 6.1 मीटर गहरा होता है, 4.27 मीटर लंबा होता है और आपके जो 20.44 मीटर ये चौड़ा होता है। ये 2 पॉइंट होगा तो 2.4044 मीटर चौड़ा होता है। तो टांका जो सुविकसित जो वर्षा छत पर जो
वर्षा जल संग्रहण का अभिन्न हिस्सा होता है। यानी कि जो छत के ऊपर से जो वर्षा जल एकत्रित होता है उसको एक पाइप के द्वारा जो ज़मीन के अंदर जो टाँका होता है उसमें एकत्रित किया जाता है। और वो टाँका कहाँ बनता है, जो मुख्य घर होता है उसके आंगन में बनाया जाता है। ये घरों की डलवा छतों से जो पाइप के द्वारा जुड़े होते हैं और छत से जो वर्षा का जल है वो इन नलों के द्वारा, इन पाइप के द्वारा जो है भूमिगत टाँका में पहुँच जाता है और वहाँ पर इसको एकत्रित रखा जाता है। अगला प्रश्न आपका ये है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और उनकी हानियों का अपने विचार प्रस्तुत करना है। तो बहुउद्देशीय योजनाओं से क्या क्या लाभ होते हैं, तो इन परियोजनाओं से जो बने बांधों से बाढ़ों पर जो नियंत्रित होते हैं, यानी कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती है जैसे भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना है, तो उसके कारण क्या हुआ, जो बाढ़ की जो समस्या है उसके ऊपर नियंत्रित किया जा सकता है। मृदा संरक्षण का जो प्रमुख कार्य वो बांध जो होते हैं वो कर सकते हैं। इन बांधों के जो जल संग्रहण जो क्षेत्र होते हैं उनमें योजनाबद्ध तरीके से वृक्षारोपण करके जो वन्य भूमि का विस्तार किया जा सकता है, जिससे कि पारिस्थितिक जो तंत्र होगा उसके संरक्षण में सहायता मिलती है। बांधों के पीछे जो जलाशयों में जो मछलियों के जो बीज तैयार किए जाते हैं और मछली पालन वहाँ से किया जाता है। इन परियोजनाओं से जो पेयजल जल तो मिलता ही है, साथ ही जो कृषि हेतु सिंचाई हेतु जो सुविधा है वो भी मिलती है। जल विद्युत उत्पन्न करने में भी इनका योगदान रहता है, जिससे कि घरेलू और औद्योगिक पूर्ति की आपूर्ति होती है। हानि क्या क्या है, तो हानि भी हम देख लेते हैं इसमें। बहुउद्देशीय परियोजनाओं की हानि क्या है, तो देखो अगर कहीं पे भी बड़े बांध बनेंगे तो उससे बहुत सारी हानियाँ भी होती हैं, जैसे जलीय प्राणियों की आवास की समस्या हो जाएगी और इसके अलावा बाढ़ के मैदानों में जलाशय बनाने पर वनस्पति नष्ट हो जाएगी। अगर कोई जो प्लेन मैदान है तो वहाँ पर जो जितनी भी उपजाऊ ज़मीन है वो पानी में डूब क्षेत्र में आ जाएगी। बांधों के कारण जो स्थायी समुदाय को बड़े पैमाने पर विस्थापन होना पड़ेगा। जिस क्षेत्र में जिस जगह पे बांध बन रहे हैं उसके आसपास का जो भराव क्षेत्र होगा वहाँ से लोगों को विस्थापन करना पड़ेगा। वहाँ के जो लोग हैं उनकी घरों को भी वहाँ से विस्थापित करना पड़ेगा। इसके अलावा जीव जंतु सभी को वहाँ से विस्थापित करना पड़ेगा। इसके अलावा जो लोग वहाँ उसके डूब क्षेत्र में आते हैं उनकी भूमि, उनकी आजीविका के साधन भी छीन जाते हैं इस बांध के कारण। नेक्स्ट है फिर आपकी सिंचाई की सुविधाओं के गंभीर जो पारिस्थितिक परिणाम सामने आते हैं। नेक्स्ट है बांध के कारण भूकंप आने की जो संभावना बढ़ती है और जल जनित जो बीमारियां और प्रदूषण वो फैलने का कार्य होता है। जलाशय में जो तलछट जमा होने के जो स्वयं बाढ़ का कारण बन जाते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है कि आपके अनुसार पानी के संरक्षण और प्रबंधन में आप जो बांध है जो वो आपकी किस प्रकार से मदद करते हैं। तो पानी के संरक्षण और प्रबंधन में बांध जो है निम्न प्रकार से मदद करते हैं। पहला जो मदद है वो किस प्रकार से होती है, तो हम देखेंगे इसमें ये कि बांध के द्वारा जो जल संरक्षण और प्रबंधन होता है उसमें जो बांध एवं बाढ़ का जो नियंत्रण वो किया जाता है। बांधों से जो सिंचाई के लिए जो जल की आपूर्ति वो की जाती है। इसके अलावा बांध विद्युत उत्पादन और घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए तथा मनोरंजन, आंतरिक और नाव संचालन के लिए, मत्स्य पालन, मछली पालन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं किस प्रकार से देश को जो आत्मनिर्भर बनाने तथा लोगों के जीवन को जो सुधारने का में सहायता करती हैं। तो बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं होती हैं वो देश में खूब सारा जो विकास भी करती हैं, इसमें देश का जो आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से क्या होगा, इसमें जो खेती को निर्बाध गति से जल की आपूर्ति होती रहेगी, क्योंकि बांध बनेंगे तो निश्चित रूप से पानी का जो जमाव रहेगा, जैसे कि फसल को जो सिंचाई है वो समय पर हो सकेगी। इसके कारण कृषि का उत्पादन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट फिर आपकी इन परियोजनाओं से जो कृषि को जो ऊर्जा मिलने से कृषि में मशीनीकरण संभव हो पाया है। इसके अलावा इन योजनाओं से उद्योगों को ऊर्जा मिलती है, देश में औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ा है। लोगों का जीवन सुधारने में कैसे सहायक है, तो भाई कृषि उत्पादन बढ़ने से लोगों की आय में वृद्धि होगी और औद्योगिक उत्पादन बढ़ने से श्रमिकों का रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, उनकी आय में वृद्धि होगी। अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका ये 5वां क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं तथा बड़े बांधों से ने नए सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया। स्पष्ट कीजिए कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं जब वहाँ पर शुरू की गई तथा इसमें आपके जो बांध बने बड़े बांध, तो इन्होंने जो सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया, कैसे स्पष्ट करना है। तो आप सभी को पता होगा, जैसे नर्मदा आंदोलन चला था, टिहरी बांध आंदोलन चला था,
और चिपको आंदोलन चला था, एपीको आंदोलन चला था। ये सभी आपकी जो बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बंदों के निर्माण से संबंधित हैं। जैसे पहला है आपके ये कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बंदों ने अनेक सामाजिक आंदोलनों को जन्म दिया है। उन आंदोलनों में मुख्य रूप से आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन है और टिहरी बांध आंदोलन है। इन परियोजनाओं के विरोध में इनके जो विरोध आंदोलन के अनेक कारण हैं। इनका विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय की जो वृहद स्तर पर विस्थापन के कारण किया गया और इन परियोजनाओं के कारण जो आमतौर पर स्थानीय लोगों को जो उनकी ज़मीन, आजीविका, संसाधनों से लगाव और नियंत्रण जो देश की बाहर बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है, जबकि इन स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का कोई लाभ भी नहीं मिलता है। ज़मींदारों, बड़े किसानों, उद्योगपतियों और नगरीय केंद्रों से उनका लाभ मिलता है इनको। पर्यावरणीय मुद्दे, बांध की विपरीत जो बांध से जो विस्थापित गरीब लोगों को जो सरकार से पुनर्वास की सुविधाएं दिलवाने तो इस प्रकार की जो नए सामाजिक आंदोलन जन्म लेते हैं। अगला प्रश्न ये कि किसी क्षेत्र में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने पर वहाँ का जो जल दुर्लभता किस प्रकार संभव है, उदाहरण देकर समझाइए। देखो, किसी भी क्षेत्र में जल प्रचुर मात्रा में जल संसाधन के होने के बावजूद भी वहाँ जल की अत्यधिक मांग, अतिशोषण या फिर जल की गुणवत्ता में खराब निम्न कारण उत्तरदायी होते हैं। पहला यह है कि अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग जल की दुर्लभता को जन्म देती है। समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण होता है। इसके अलावा अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग तथा अधिक अनाज उगाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण किया जाता है। शहरीकरण, औद्योगिकरण तथा शहरी जीवनशैली के कारण भी प्रचुर मात्रा वाले क्षेत्रों में जल दुर्लभता दिखाई देती है। इसके अलावा आप जो जल की खराब गुणवत्ता जल की दुर्लभता का प्रमुख कारण है। इसका उदाहरण आपका ये है कि जैसे मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय में खूब बारिश होती है। विश्व में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश वाला जो स्थान है वो मासिनराम है, जो कि वहाँ से 55 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और जल की दुर्लभता का सामना कर रहा है। कारण है कि अधिक जनसंख्या है और आपका शहरीकरण बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। अगला प्रश्न है कि वर्षा जल संग्रहण क्या है। वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्यों का स्पष्ट करना है कि वर्षा जल संग्रह क्यों किया जाता है, बारिश का जो पानी है उसको क्यों रोका जाता है, उसका संग्रह क्यों किया जाता है। तो देखो, वर्षा के जल को शुष्क मौसम में उपयोग करने के लिए भंडारित करके रखना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। बारिश का जो पानी होता है उसको अपने गर्मी के मौसम के लिए बचा कर रखना, उसको उपयोग करने के लिए बचा कर रखना क्या कहलाता है, वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। इसके उद्देश्य क्या है कि भाई लोगों को वहाँ पर जो बारिश का जो पानी है वो अपने रोक कर क्यों रखना पड़ता है। तो पहला तो ये कि इसके अंतर्गत एकत्रित जल से जो शुष्क मौसम में, यानी कि जैसे गर्मी का जो मौसम होगा उस समय गर्मी के मौसम में जो जल की आवश्यकता है उसकी पूर्ति को कर सकें। दूसरा ये है कि वर्षा जल संग्रहण से नदियों में जो आई बाढ़ है उस पर नियंत्रित किया जा सकता है। अगर वर्षा का जो जल होगा उसका संग्रहण होगा तो नदियों में जो पानी बाढ़ आती है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा संग्रहित जल जमीन में रिस कर जाता है, जिससे कि भौमिक जल का जो वाटर लेवल है ऊपर उठता है और वर्षा जल संग्रहण के कारण सिंचाई के साथ साथ पीने, घरेलू उपयोग आदि कार्यों के लिए जल उपलब्ध हो पाता है। नेक्स्ट है फिर आपका अंतिम प्रश्न इस पार्ट का। फिर आगे हम आपके जो मैप वगैरह है उसको हम देखेंगे। इसमें भारत में जल संग्रहण और प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, हमारे इंडिया में जो पानी को क्यों संरक्षण करना चाहिए, उसका प्रबंधन, उचित प्रबंधन क्यों आवश्यक है। तो भाई भारत में जल संसाधनों के अति शोषण और कुप्रबंधन के कारण है जो जल संसाधन की कमी होती जा रही है, जिससे गंभीर समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। उसके परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है, हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। अतः स्वयं को खाद्य संबंधी जो खतरों से बचाने, खाद्यान्न सुरक्षा तथा अपनी आजीविका और उत्पादन की क्रियाओं को निरंतरता से बनाए रखने और अपनी प्राकृतिक परितंत्री को निम्नीकृत होने से बचाने के लिए समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण करें, प्रबंधन करें। इसके अतिरिक्त जो आयुर्बीकरण है या नगरीकरण है, औद्योगिकरण और नगरीकरण, उसके कारण जो जल घरेलू और आपका औद्योगिक अपशिष्ट हैं, रासायनिक कीटनाशक हैं, इनके कारण जो जल की गुणवत्ता खराब हो रही है और पर्याप्त जल संसाधन होते हुए भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता का सामना करना पड़ रहा है। अतः आवश्यकता है कि भारत में
जल का उचित संरक्षण हो, उचित प्रबंधन हो। तो ये तो हो गया आपके पार्ट 3। चौथा पार्ट है आपके कृषि वाला। एग्रीकल्चर वाला पार्ट 3 नंबर का है और इसमें से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक रिक्त स्थान का, खाली स्थान का आएगा और एक आपके 2 नंबर का लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। तो एक तो ये झूम खेती का बार बार आता है कि भाई कर्तन दहन प्रणाली वो भारत के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में जैसे असम है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, वहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? उसको झूम खेती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हमारे देश में अरेबिका किस्म की क्या पैदावार की जाती है? तो अरेबिका जो है वो आपकी कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम भी है। तो अरेबिका के साथ में आपको कॉफ़ी को याद कर लेना है। नेक्स्ट फिर आपका ये कि अच्छा, अरेबिका किस्म की तो क्या होती है? भारत में कॉफ़ी होती है। भारत को के पौधे का मूल स्थान माना जाता है? तो भारत को कौन से पौधे का मूल स्थान माना जाता है? कपास का। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है? तो जो जूट होता है उस जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, पटसन कहते हैं, सन कहते हैं इसको। नेक्स्ट है कर्तन दहन, जो आपके स्लेश एंड बर्न जो है एग्रीकल्चर है, उसको मणिपुर में क्या कहते हैं? तो इसको मणिपुर में पामलू कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत की कितनी जनसंख्या है जो कृषि कार्यों में संलग्न है? तो लगभग 2/3। अगला प्रश्न है, बायोडीजल फसलें कौन कौन सी हैं? तो जेट्रोफा है, यानी कि रतनजोत, और आपके जोजोबा, जिसको होहोबा भी कहा जाता है। तो 2 फसलें हैं, जेट्रोफा, रतनजोत और जोजोबा। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला की जो फसलें हैं वो किस टाइप की फसलें हैं? तो वो रोपण फसलों के उदाहरण। इनको रोपा जाता है, चाय को भी रोपा जाता है, बीज करके इसको रोपा जाता है, कॉफ़ी को, रबड़ को, गन्ने को, केला को, ये सभी रोपण फसलों का जो उदाहरण है। भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा जो खाई जाने वाली फसल है वो चावल है। भारत में सबसे ज़्यादा जो मुख्य खाद्यान्न फसल है वो चावल है। अधिकांश भारत में जो खाद्यान्न के रूप में जो खाने के वस्तु के लिए चावल काम में लिए जाते हैं। विश्व में दालों का सबसे अधिक उत्पादक और उपभोक्ता देश हमारा भारत है। वहाँ पर जो उत्पादन भी ज़्यादा होता है और वहाँ का जो उपयोग करते हैं वो भी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है, एक रोपण फसल का नाम बताइए और उसको उगाने के अनुकूल परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो एक चाय एक रोपण फसल है, पेय फसल है, ठीक है, पेय पदार्थ है। चाय कॉफ़ी दोनों ही पेय पदार्थ हैं और एक आपकी जो रोपण फसल का भी उदाहरण है, चाय और कॉफ़ी। तो नेक्स्ट है फिर इसमें टॉपिक है कि भारत विश्व का जो अग्रणी चाय उत्पादक देश है। भारत में जो सबसे जो ज़्यादा है वो चाय उत्पादन की जाती है। नेक्स्ट है, जो चाय का जो पौधा है वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल विकास निकास वाले ढलुआ क्षेत्रों में उगाया जाता है। चाय की खेती के लिए वर्ष भर उष्ण और आपके नम और आपके पला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है, जो कि असम उधर के जो राज्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा, पश्चिम बंगाल वगैरह यहाँ पे चाय की खेती की जाती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा इसके कोमल पत्तियों के विकास में सहायता होती है, यानी कि साल भर वर्षा भी इसके लिए आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है कि सरकार के द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाइए। तो सरकार ने किसानों की जो हित के लिए किन किन प्रकार के कार्यक्रम चालू किए वो बताना है। जोतों की चकबंदी करवाई गई, जमींदारी प्रथा समाप्त की गई, अधिक उपज देने वाले बीजों को हरित क्रांति के तहत लाया गया। अच्छा, ये कमेंट करके बताओ कि हरित क्रांति का जो जनक है वो किसको कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? और कौन सी फसलों का जो उत्पादन है वो हरित क्रांति के कारण बढ़ा है? सबसे ज़्यादा फायदा हरित क्रांति का कौन सी फसलों को मिला है? अगला प्रश्न है कि पशुओं की जो नस्ल हैं उसमें सुधार के करके जो दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाई गई। तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित जो है वो आपकी श्वेत क्रांति, इसके जो जनक है वो भी आपको कमेंट करके बताना है कि श्वेत क्रांति, भारत में जो श्वेत क्रांति है उसका जनक किससे कहा जाता है? और ये अमूल डेयरी से जुड़ा हुआ है, अमूल डेयरी से संबंधित है श्वेत क्रांति। बाढ़, चक्रवात, आग, बीमारी के लिए फसल बीमा का प्रावधान किया गया है। किसानों को कम जो दर है उस पर जो ऋण दिलाने के लिए जो ग्रामीण बैंक की उनकी स्थापना की गई, सहकारी समिति और बैंकों की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न ये है कि किसानों के जो लाभ के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और आपके व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लिए लाभदायक खरीद मूल्य को जो घोषणा कर रखी है, समर्थन मूल्य पे सरकार है जो
फसलों का खरीदती हैं। फिर आपको बताना है कि कपास उत्पादन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या क्या हैं। तो कपास उगाने के लिए आपके जो तापमान है ऊंचा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, हल्की वर्षा या फिर सिंचाई हो, और 210 जो पाला रहित दिन होने चाहिए। खिली धूप की आवश्यकता कपास में होती है। कपास एक खरीफ की फसल है, इसको पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। दक्कन का पठार का जो उच्च सूक्ष्मतर जो भाग है, जो काली मिट्टी वाला, वो कपास उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। फिर आपको अगला प्रश्न ये है कि खरीफ की फसल और रबी की फसल में अंतर बताइए। तो खरीफ की फसल और रबी की फसल में आपको अंतर बताना है। तो रबी की फसल कब बोई जाती है? अभी जो खेतों में फसलें बोई जा रही हैं, बो रखी हैं अभी, यानी कि अक्टूबर से आपके मार्च तक के जो समय में जो फसलें बो रखी खेतों में, उनको रबी की फसल कहते हैं। ये ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से लगभग मार्च अप्रैल के लगभग में काटी जाती हैं, और इनको अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है। कौन कौन सी फसलें हैं? जैसे बात करें गेहूं की, जौ की, चना, मटर, सरसों, ये 4-5 ही जो दे रखे हैं आपको फसलें, वो रबी की फसल का उदाहरण है। खरीफ की फसल ये मानसून के आगमन के साथ में, यानी कि जब बारिश आती है, शुरुआत होती है, तब उस समय जो बारिश वर्षा ऋतु में बोई जाती है, जून जुलाई में इसको बोया जाता है। और इनमें जो सर्दी शुरू होती है उससे पहले इसको जो काट लिया जाता है, सितंबर अक्टूबर महीने में इसको काट लिया जाता है। जैसे चावल है, मक्का है, जवार है, बाजरा है, ये सभी जो खरीफ की फसलों के प्रमुख उदाहरण हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि प्रारंभिक आदिम निर्वाह कृषि या फिर व्यावसायिक जो वाणिज्यिक कृषि, उसके बीच में अंतर बताना है। जो शुरुआत से जो कृषि आ रहा है उसको आदिम निर्वाह कृषि कहते हैं, या प्रारंभिक निर्वाह कृषि कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक प्रकार की जो कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर जो आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दाव, खुदाई करने वाली जो छड़ी है, उससे की जाती है, और परिवार और समुदाय श्रम की जो मदद से ये काम किया जाता है आदिम निर्वाह कृषि में। जबकि वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है? वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए इसको किया जाता है। अधिक पैदावार करने के लिए बड़ी मशीनों, अधिक पैदावार देने वाले बीजों तथा रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फिर आपकी गहन जीविका कृषि क्या है? 3 आपको विशेषता बतानी है। तो यह श्रम गहन खेती है, जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों तथा सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर की जाती है ये? तो विशेषता हो जाएगी इसकी, यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर भूमि का दबाव अधिक होता है। दूसरा ये है कि किसान सीमित भूमि पर अधिकतम पैदावार लाने के लिए अधिक से अधिक जो रासायनिक उर्वरक हैं और सिंचाई इसका प्रयोग करते हैं। भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का जो आकार है वो छोटा होता जा रहा है और अलाभप्रद भी होता जा रहा है। फिर नेक्स्ट है आपको चावल की कृषि के लिए कुछ बिंदु इनका वर्णन करना है। जलवायु और आपका उत्पादक क्षेत्र। जलवायु क्या है चावल की? तो भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल। सबसे ज़्यादा जो खाया जाने वाली खाद्यान्न फसल है वो चावल ही है, जिसको खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है। वर्षा ऋतु में इसको उगाया जाता है। चावल के उत्पादन के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से लगा करके 100 डिग्री तक का जो तापमान है वो चलता है। इससे अधिक 25 डिग्री सेल्सियस तो तापमान चाहिए, और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से? तो भारत में जो चावल के उत्पादक क्षेत्र हैं वो आपके उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान और तटीय क्षेत्रों में डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल तथा नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल की जो फसल है उसको उगाना संभव हो पाया है। अगला प्रश्न आपका ये है कि गेहूं के दहन कर्तन प्रणाली जो है उसमें कृषि के बारे में आप क्या समझते हैं? तो भाई यह खेती की एक पारंपरिक तरीका होता है, पुराना तरीका है, जो ट्रेडिशनल एक प्रकार का है ये एग्रीकल्चर, जिसमें बड़े बड़े जंगलों को जला दिया जाता है काट करके, और फिर उसकी राख बिखेर करके वहाँ पे जो खेती की जाती है। तो यह एक पारंपरिक तरीका है जिससे कि जंगल में किसी हिस्से को काट करके वहाँ जला दिया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं। इस खेती से पहले पेड़ों तथा वनस्पतियों को काटा जाता है और फिर उनको जलाया जाता है, और जली हुई जो वनस्पति वो राख बनती हैं, जिससे मिट्टी में मिलाकर वहाँ फसल उगाई जाती है। और कुछ सालों के बाद में मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, तो किसान है जो दूसरी जगह जाकर यही प्रक्रिया वापस दोहराते हैं।
पेड़ पौधे काट लेंगे, उनको जला करके वहाँ पे खेती करते हैं। फिर अंतिम प्रश्न इस पाठ का आपके ये कि गेहूं की खेती के लिए आवश्यक भौतिक परिस्थितियाँ, भौगोलिक परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं। गेहूं की एक फसल जो रबी की फसल है और इसको उगाने के लिए शीत ऋतु में तथा पकने के लिए खिली हुई धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यकता होती है और इसके लिए जलोढ़ जो हल्की दोमट मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, वो उपयुक्त होती है। तो ये तो हो जाएगा आपका पार्ट ये कृषि वाला। अब हम देख लेते हैं आपका इसमें खनिज और ऊर्जा संसाधन। ये जो चैप्टर है वो आपके 4 नंबर का चैप्टर है। अब 4 नंबर के चैप्टर में आपके क्या होगा, आपका मैप आएगा। आपका जो मैप होगा वो इसी चैप्टर से आने वाला है। मैप आपका खनिज और ऊर्जा संसाधन के जो बीच में आपको पार्ट दे रखे हैं, पार्ट के बीच में जो मैप दे रखा है, 3 मैप है आपके, वो ही 3 मैप आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, उन्हीं में से आपका मैप बनेगा। तो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आपको अध्याय 5 में जो खनिज और ऊर्जा के जो मानचित्र वो देख लेने, जिसमें भारत की जो ऊर्जा संयंत्र हैं वो देखना है। इसके अलावा ऊर्जा के परंपरागत जो स्रोत हैं वो देखने हैं, जिसमें आपके खनिज और ऊर्जा संसाधन के मानचित्र में आपको भारत परंपरागत ऊर्जा स्रोत भरने हैं। और तीसरा मैप आपका है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के मानचित्र, भारत में जो खनिजों का जो वितरण है वो आपको किस प्रकार से दिया गया है, वो आपको 3 मैप आपकी किताब में दे रखे हैं, उन्हीं को देख के चले जाना, आपके 4 नंबर मैप के कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये है आपके 5वां पार्ट खनिज और ऊर्जा संसाधन। तो हम इसके जो आपके मैप दे रखा है, तो इस मैप को हम इसमें देख लेते हैं। देखो, एक तो आपका ये वर्गीकरण देख लेना इसमें, वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं ये, क्योंकि इस पार्ट में केवल एक ही क्वेश्चन आएगा, वो आपका मैप का आएगा। तो ये ज़रूर देख लेना, फिर भी इसमें कौन कौन से आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपका जो पेज नंबर दे रखा होगा इसमें मैं आपको बता दूँ, जहाँ से आपका प्रश्न बनता है ये रहा, ये पेज नंबर 46 पे जो आपका महत्वपूर्ण खनिजों का वितरण दे रखा है भारत में, वहाँ इस चैप्टर से आपका प्रश्न ये इस मैप से आता है। एक तो आपको ये याद कर लेना है, इसमें जो प्रमुख आपकी जो अब्रक की खानें हैं वो कौन कौन सी वो देख लेना है, अब्रक वाली खानें ये। इसके अलावा आपका जो बॉक्साइट वाला है ये वाला, लौह अयस्क का क्षेत्र है, लौह अयस्क की खानें हैं, और लौह अयस्क का निर्यात पतन है, जो बंदरगाह हैं वो भी आपको यहाँ पे देख लेना है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हम इसमें देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं इसका आपके लौह अयस्क की खानें। तो लौह अयस्क की खानें कहाँ कहाँ पे हैं, एक तो आपके रत्नागिरी है, तो यहाँ पर नहीं आपको, ये महाराष्ट्र में आता है, और गोवा में भर देनी है। एक तो आपको ये छोटा सा राज्य है गोवा, सबसे छोटा है यहीं पे। इसके अलावा कुंद्रुमुखे कर्नाटक में आता है ये, और चित्रदुर्ग, शिवमोगा, तुकमुर, ये सभी तुमकुरु, ये सभी आपका चिंगमंगलुरु, ये सभी कहाँ पर आता है, आपका कर्नाटक में आता है। ये फिर इधर आ जाएगा आपका चंद्रपुर, जो कि महाराष्ट्र में आता है, और दुर्ग है ये छत्तीसगढ़ में आता है। इधर आपका जो आ जाएगा ये झारखंड वगैरह इसमें आ जाएगा, ये आपके मयूरभंज है, ये सभी इसमें आपका रहेगा। नेक्स्ट फिर आपका रहेगा ये इसका जो बंदरगाह है, कि बंदरगाह कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो बंदरगाह आपको भरना है, एक तो ये मार्मागांव का पूछा जाता है जो कि गोवा में है, एक मंगलुरु बंदरगाह पूछा जाता है जो कि आपका जो कर्नाटक में आता है। विशाखापत्तनम पूछा जाता है, ये आपका आंध्र प्रदेश में आएगा, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, और बाकी ये पारादीप जो है इधर आपके उड़ीसा में पूछा जाएगा। तो ये आपके 4 जो आपका बंदरगाह हैं, इन चारों बंदरगाह के भी नाम आपको याद कर लेना, मार्मोगांव, मंगलुरु, पारादीप और विशाखापत्तनम। तो ये 4 इसके प्रमुख है जो आपके पतन है ये, यानी कि ये पोर्ट हैं। फिर आपके लौह अयस्क की जो बाद में आपको मैग्नीज़ का जो अयस्क है वो आप या फिर खान है वो देख लेनी है। तो मैग्नीज़ आपकी याद कर लेना है, एक तो शिवमोगा में, कहाँ पर, शिवमोगा में है, और आपकी गोवा में है। इसके अलावा नागपुर है, बालाघाट है, ये जो बीच में दे रखा वहाँ पर आपको ये तैयार कर लेना है, ठीक है। और केंदुझर है, सुंदरगढ़ है, ये सभी इसमें आपको तैयार करना है, आपके मैग्नीज में आएगा। फिर बात कर लेते हैं आपके बॉक्साइट में। तो बॉक्साइट के प्रमुख कौन कौन है, बॉक्साइट जो उत्पादक जिले वो स्थान है वो आपके कटनी है, अमरकंटक है जो कि मध्य प्रदेश में आते हैं। इसके अलावा बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आता है, ठीक है। और इसके अलावा और हो जाएगा आपका कोरापुट जो कि उड़ीसा में आता है। और बाकी इस इधर हमने इनको देख लिया है।
इनके अलावा आपको अबरक का जो प्रमुख उत्पादक स्थान है वो देख लेना है। अबरक अपने, एक तो ये 4 अबरक के प्रमुख स्थान हैं। अबरक के 4 ही प्रमुख स्थान हैं, चारों को देख लो इसमें। एक तो है अपने राजस्थान में, दोनों राजस्थान में, ये अजमेर और ब्यावर। ये ब्यावर नहीं है, यहाँ पे ब्यावर है ये, ठीक है। ब्यावर लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्यावर है। तो ये दोनों ही अपने राजस्थान से हैं, दोनों अजमेर पड़ोसी हैं। पहले ब्यावर अलग ज़िला, एक ही ज़िला हुआ करता था अजमेर के साथ में, अब ब्यावर अलग ज़िला बन चुका है। तो अजमेर और ब्यावर दोनों राजस्थान में भरना है। एक आपके अबरक में जो है वो बिहार में भरना है, गया जी। अबरक बिहार में गया, ठीक है, ये याद कर लेना है। और हज़ारीबाग, यानी कि हज़ारीबाग से जो कुछ फूल तोड़ के लाया। आज किसी का ब्याह है तो फिर वो आप इसको याद कर लेना, आज अबरक का जो ब्याह है, ठीक है, तो वो फिर जो बिहार गए हैं वहाँ से जो हज़ारीबाग से क्या तोड़ के लाएगा, फूल तोड़ के लाएगा। ऐसे आप उसको थोड़ा सा ट्रिकी के माध्यम से याद कर लेना। बाकी फिर आपका जो पड़ोसी देश है वो तो आपको याद करना ही है। जैसे इधर तो आपका अरब देश हो जाएगा, इधर अरब देश है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, ये लक्षद्वीप है, और इधर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये बांग्लादेश है, इधर ये बांग्लादेश पूरा। इधर की बात करें तो ऊपर ये नेपाल है, ठीक है। नेपाल में ये आपको यहाँ पर देना नेपाल, ये भूटान है, ये चीन है तिब्बत वाला। यहाँ पर ये नल्ला पाकिस्तान है ये, और इधर ऊपर ये अफ़गानिस्तान है, ठीक है। इसका ये अफ़गानिस्तान सबसे ऊपर है, और इधर ये एरिया वो पूरा चाइना का है। ये मैप हो जाएगा। फिर इसके बाद में सेकंड मैप की ओर बढ़ते हैं। आपके अलोह खनिज जो भी दे रखे हैं उनको देख लेते हैं। तो सेकंड का जो मैप है वो भी आप इसमें याद रखिए, ये वाला। एक तो इसमें आपके कोयला की खानें पूछी जाएगी। मेन इंपॉर्टेंट इसमें से एक ही है, केवल कोयला की खानें, या फिर आज कोयला खनन क्षेत्र। तो ये जो त्रिभुज बना रखे वो सभी कोयला की खानें हैं। जैसे नेवेली है, तमिलनाडु में आता है। सिंगरनी है, सिंगरनी आंध्र प्रदेश में आता है। और ये ये आपके इधर आ जाएगा। नेक्स्ट फिर आपके ये तलचर हैं, ठीक है, तलचर हैं। और ये पश्चिम बंगाल में आ जाएगा आपका। रानीगंज है, जरिया है, बोकारो है, ये छत्तीसगढ़ में आ जाएंगे। बोकारो और जरिया छत्तीसगढ़ में है। और फिर आप झारखंड में, छत्तीसगढ़ में तो आपका कोरबा आएगा। ये कोरबा है छत्तीसगढ़ में, ये वाला आपका छत्तीसगढ़ है। और ये इधर आपका झारखंड है। ये इधर आपका जो पश्चिम बंगाल है ये पूरा, और इधर ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। तो तलचर जो उड़ीसा में आती है ये पूरा उड़िया है। और यहाँ पर ये जो रानीगंज वगैरह ये है पश्चिम बंगाल। तो ये सभी प्रमुख इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। इसके अलावा आपके जो बनते हैं वो आपके तेल क्षेत्र बनते हैं। ये तेल क्षेत्र कई बार ये पूछा हुआ है। ये जो चतुर्भुज दे रखा आप इसमें लाल कलर में, वो सभी आपके क्या हैं, तेल क्षेत्र। जैसे बसीन है, मुंबई हाई है, ये इम्पोर्टेंट है। अंकलेश्वर है, वडोदरा है, सर वडोदरा नहीं, कलोल है। और इधर आएंगे तो आपके जो दक्षिण, आपके जो पूर्वोत्तर हैं, जैसे इसमें आपके शिव सागर हैं, नाहरकटिया हैं, नज़ीर हैं, नज़ीरा, और डिगबोई है, मैकुम है या माकुम है। ये सभी आपके जो किस में आएंगे, आपके तेल क्षेत्र में पूछे जाएंगे। और मुख्य प्राकृतिक गैस जो है वो आपको ये इस टाइप के जो हल्का हल्का दे रखा है, जैसे बाड़मेर में इधर ये जो गुजरात से यहाँ पर आएगा, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आएगा। इसके अलावा HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, HVJ जो हजीरा, ठीक है, विजयपुर, और कहाँ जा रही है, HVJ जगदीशपुर। तो ये पूरी जो लाइन है वो कहाँ शुरू हो रही है, हजीरा अंकलेश्वर, ठीक है, ये पूरी होती है वजीरा, ठीक है, ओरियो जगदीशपुर, यहाँ से शाहजहाँपुरा और गुरुग्राम तक जाती हैं। इसके बाद में जो मैप आता है आपका, इसमें आप देख लेंगे ये। अच्छा, बंदरगाह का काम हो गया इसमें, ठीक है। इसमें बंदरगाह हमने पिछले मैप में देख लेते हैं। फिर आपका सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में आने वाला जो मैप है वो ये वाला है। इसमें आपके एक तो ट्राइंगल वाला देख लेने, आणविक विद्युत ऊर्जा के जो केंद्र है वो कौन कौन से। तो इसमें आपको एक तो केगा याद करना है कर्नाटक में, तमिलनाडु में कलपक्कम याद कर लेना है, और महाराष्ट्र में आपको तारापुर याद कर लेना है। आपको पता होगा तारापुर जो है वो देश का पहला जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। उसके बाद में आता है अपने राजस्थान का परमाणु ऊर्जा केंद्र रावतभाटा वाला, जो कि देश का दूसरा है और राजस्थान का पहला है। काकरापारा अपने गुजरात में आता है। और इसके अलावा जो आपको इसमें याद कर लेना है अपने रावतभाटा और नरोरा जो कि किस में आता है, उत्तर प्रदेश में आता है। इसके अलावा
इसके अलावा जो आपको दे रखा है वो तापीय दे रखे हैं। तो बाकी जो बच्चे वो सारे के सारे तापीय है। चाहे आपका बोगईगांव हो, असम में पड़ता है ये बोगईगांव। बोगईगांव असम में आता है, नामरूप भी असम में आता है। पश्चिम बंगाल में आपका कोलकाता, संतालडी, दुर्गापुर ये सब इसमें शामिल हैं। और इधर आ जाएगा आपका उड़ीसा, जो कि तलचर के लिए फेमस है। जो छत्तीसगढ़ है वो आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? कोरबा के लिए प्रसिद्ध है। ये चंद्रपुर आ जाएगा एमपी में। पारली, भुसावल, नासिक, उरण, कोरडी ये सभी एमपी के स्थान हैं। उकई, फिर आपका रामागुंडम है। इसके अलावा कोटागुंडम है और विजयवाड़ा है। ये आपका हैदराबाद है। सो ये तेलंगाना, हैदराबाद तो इसकी राजधानी है। ये तेलंगाना है और ये इसका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये दोनों अभी लेटेस्ट अलग हुए हैं, यानी कि 2014 में ये बना था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है आपके। फिर आपके बरौनी आ जाएगी बिहार में, पनकी है, हरदुआगंज है उत्तर प्रदेश में, परीक्षा है, संगरौली है, रिहंद है, अमरकंटक है, सतपुड़ा है, ये एमपी में आएंगे। कोरडी हैं आपके, भुसावल, नासिक, उरण ये सभी आपके जो महाराष्ट्र वहाँ पे आएंगे। तो दिल्ली, फतेहाबाद आ जाए तो राजस्थान से थोड़ा सा ऊपर बढ़ देना है। रावतबाड़ा अपने राजस्थान में भरना है। गांधीनगर, साबरमती ये सभी आपको गुजरात में भर देना है। इसके अलावा जो आपके बन रहे हैं इसमें आपके तूतीकोरिन है, जो कि सबसे लास्ट में है। ये नवेली है और इन्नौर है। ये सभी आपको नाम याद करके रखना है। तो ये आपका 10वां जो चैप्टर है आपका ये हो जाएगा। इसके बाद में हम जो चलते हैं लास्ट जो अपना चैप्टर है विनिर्माण उद्योग। फिर इसके बाद में जो अपन यहाँ पे एक जो चैप्टर है वो लास्ट राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं ये पढ़ेंगे और फिर इसको हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो 2 चैप्टर और बचे हुए, इनको जल्दी से देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपका ये है, अच्छा ये विनिर्माण उद्योग वाला पार्ट जो है वो आपका केवल 2 नंबर का है। 2 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के, 1 लाइनर और आपका ऑब्जेक्टिव। तो सीमेंट उद्योग का जो कच्चा माल है वो क्या है? इंपॉर्टेंट है चूना पत्थर, जो कि अपने राजस्थान में सबसे ज़्यादा चित्तौड़गढ़ ज़िले में देखने को मिलता है। लाइमस्टोन जो है वो चित्तौड़गढ़ ज़िले में सबसे ज़्यादा है। इसी कारण से जो चित्तौड़गढ़ ज़िले में फैक्ट्रियाँ भी ज़्यादा हैं सीमेंट की, तो सीमेंट ज़िला कहा जाता है चित्तौड़गढ़ ज़िले को। आप अगर चित्तौड़गढ़ ज़िले से हैं या आसपास के हैं तो कमेंट करके बताना कि चित्तौड़गढ़ ज़िले की कौन कौन सी फैक्ट्री के बारे में आपने, सीमेंट फैक्ट्री के बारे में आपने सुना है, उन फैक्ट्रियों के नाम और वो फैक्ट्री किस स्थान पर लगी हुई है, कमेंट करके आपको बताना है। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो चीनी उत्पादन में चीन के बाद में दूसरा स्थान है। शक्कर उत्पादन चीनी उत्पादन में दूसरा स्थान है। शुगर प्रोडक्शन में कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र का निर्माण करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट है फिर आपके कौन सा खनिज आधारित उद्योग का उदाहरण है? जो खनिज पर आधारित है वो कौन सा है? तो रबड़, ये वन पे हो जाएगा। कृषि, कागज़ वन पे आधारित है। जूट ये भी खेती पे आधारित है। खनिज पर आधारित आपका सीमेंट उद्योग हो जाएगा, जो कि ज़मीन से जो लाइमस्टोन निकलता है उस पर आधारित होता है। भारत में अधिकतर पटसन उद्योग किस राज्य में स्थित है? तो पटसन जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद का विनिर्माण में कितना योगदान है? तो 17% योगदान है। भारत में पहला सीमेंट का कारखाना कहाँ लगाया गया? तो ये लगाया गया था चेन्नई में। और राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट का जो कारखाना है वो लाखेरी बूंदी में लगाया गया था। भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। और राजस्थान में पहले सूती वस्त्र उद्योग की जो फैक्ट्री वो द कृष्णा मिल लिमिटेड ब्यावर में स्थापित उसको किया गया था। भारत में जो सूती वस्त्र का जो पहला कारखाना वो कब लगाया गया था? तो ये 1854 में लगाया गया था। इसके बाद में विनिर्माण उद्योग में कौन से क्षेत्र में आता है? तो विनिर्माण जो है आपके ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। उद्योग जितने भी वो सारे द्वितीय क्षेत्र में आएंगे। कोलकाता के निकट जो रिसरा में पटसन उद्योग का पहला जो कारखाना वो कब लगा था? तो ये 1859 में लगा था। पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये भारत है। भारत में दूसरा सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है वो कौन सा है? वो एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम का जो धातु शोधन उद्योग है वो सबसे बड़ा है, महत्वपूर्ण है। भारत में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य, तो सर्वाधिक जो चीनी मिल हैं वो बिहार और उत्तर प्रदेश में है। किस क्षेत्र के जो उत्पादक है वो कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं?
तो ये हो जाएगा आपका सेकंड वाला। द्वितीयक वाला जो है वो कच्चे माल को जो पक्की वस्तुओं में बनाने का कार्य करते हैं। विनिर्माण क्या है? तो कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद की परिवर्तित करना और अत्यधिक मात्रा में जो वस्तुओं का उत्पादन करना क्या कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है। सीमेंट का पहला कारखाना कब? तो 1904 में। कहा? तो चेन्नई में। फिर आपके कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा। किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो बेंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स राजधानी के रूप में जाना जाता है। 2 कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण सूती वस्त्र उद्योग और पटसन उद्योग। अगला राष्ट्रीय पटसन नीति 2005 में आई थी। और किस क्षेत्र के उत्पादक कच्चे माल को परिष्कृत में परिवर्तित करते हैं? ये वही बात है, द्वितीयक क्षेत्र के जो कच्चे माल को हम परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। सेल का पूरा नाम SIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। आधारभूत उद्योग का उदाहरण है आपका लौह इस्पात उद्योग, इसको उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। नेक्स्ट आपके किस रेशे को गोल्डन फाइबर कहते हैं? तो जूट को जो रेशा होता है उसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है। विश्व में किसी देश के विकास का पैमाना मापा जाता है तो वो उस देश में इस्पात के जो उत्पादन और होने वाली जो खपत होगी उससे इसका विकास मापा जाता है। एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना के 2 प्रमुख आपके कारक बताने। तो पहला तो नियमित ऊर्जा का पूर्ति होती है और कम कीमत पर जो कच्चे माल की उपलब्धता हो जाती है। वायु प्रदूषण के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड CO। भारत का मुख्य जो अपशिष्ट पदार्थ है वो कौन सा है? फ्लाई ऐश, फास्फोरस, जिप्सम, लोहा इस्पात की अशुद्धियाँ। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से अपशिष्ट मुख्यतः कौन सी बीमारी होती है? तो कैंसर, जन्मजात विकार और अकाल प्रसव। ये जो हमारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के अपशिष्ट से बीमारियां फैलती हैं। अच्छा, बॉक्साइट किसका इसमें आपके बॉक्साइट से कौन सी धातु मिलती है? किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। उद्योगों का नगर के आसपास से जो ही केंद्रित होना क्या कहलाता है? तो वो समूहन बचत कहलाता है। उद्योगों का नगरों के आसपास ही केंद्रित होना समूहन बचत कहलाता है। खनिज आधारित उद्योग कौन से? तो लोहा इस्पात हैं, सीमेंट, मशीन, औजार, पेट्रोरसायन आदि सभी खनिज आधारित हैं। मौसमी उद्योग कौन सा है? तो आपका चीनी उद्योग हो जाएगा। डलवा स्पंज लोहे का जो लोहा इस्पात क्या मिलाकर जो प्राप्त करते हैं? तो मैग्नीज, निकल और क्रोमियम मिलाकर के जो डलवा लोहा है वो प्राप्त किया जाता है। लोहा इस्पात में लोहेस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात 4, 2 और 1 होता है। सेल का पूरा नाम आपको बता दिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। और वर्तमान में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों को इस्पात इसके माध्यम से जो बेचा जाता है तो वो सेल के माध्यम से बेचा जाता है। तो ये हो गया आपका प्रश्न उत्तर। एक पार्ट और बचा हुआ है, वो 3 नंबर का है। ये जो किताब थी आपकी पूरी 20 नंबर की है और इसमें अपने लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, इसको भी हम कवर कर लेते हैं। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताना आपका जो स्कूल का नाम है वो क्या है। ठीक है, आपके स्कूल का नाम मुझे कमेंट करके बता देना, मुझे पता चल जाएगा आपने ये वीडियो 1 घंटे और 8 मिनट तक देखा है, ताकि पता तो चले कौन कौन सीरियस स्टूडेंट है जो यहाँ तक वीडियो देख रहा है। मेरे को क्या पता चलेगा आपने वीडियो यहाँ तक देखा है नहीं देखा, तो मैं बीच में आपको पूछ रहा हूँ कि आपको अपना स्कूल का नाम कमेंट करके बता देना, केवल स्कूल का नाम, कि आपका स्कूल कौन सा है। मुझे पता चल जाएगा हाँ आप वास्तव में जो ईमानदार व्यक्ति हैं, यहाँ तक आपने वीडियो देखा है 1 घंटे और 8 मिनट तक। ज़रूर कमेंट करके बताना ताकि आपको ये जानकारी मेरे को पता चल सके क्या विद्यार्थी वास्तव में पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं। लास्ट पार्ट है आपके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएँ। 3 नंबर का चैप्टर है, एक अबसदा का, एक रिक्त स्थान और एक आपका 1 लाइनर। तीनों ही छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो ये गुजरात से शुरू होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान ये और उत्तर प्रदेश ये सभी इसमें शामिल है। ये जो महाराष्ट्र है वो इसमें शामिल नहीं है। कौन सा परिवहन का कौन सा साधन वनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? ये हो जाएगा आपका पाइपलाइन। अगला प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पतन कौन सा है, बंदरगाह कौन सा है? तो वो कांडला बंदरगाह है। और कांडला बंदरगाह का नाम आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे रखा गया है, ये भी आपको याद कर लेना, इसको परिवर्तन किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो पतन है वो उसका नाम भी वो रखा गया है, वो है कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट है कौन से 2 दूरस्थ
स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़े हैं। तो पूर्व से पश्चिमी जो गलियारा है वो आपका सिलचर से पोरबंदर तक जुड़ा हुआ है। और अब उत्तर से दक्षिण बता देना आप इसमें, उत्तर दक्षिण का जो गलियारा है उससे कौन कौन से शहर जुड़े हुए हैं। इनमें से कौन सा जो पतन पूर्वी घाट पर स्थित है, जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का जो पतन है और पूर्णतः सुरक्षित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम ऐसा जो पतन है जो कि अपने अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा ये पूर्णतः अभी भी सुरक्षित है, विशाखापत्तनम। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है, तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा। समुद्री पतन की भीड़ को कम करने के लिए किस नए पतन का विकास किया गया, तो मुंबई का जो समुद्री पतन है उसके भीड़ को कम करने के लिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है उसका निर्माण किया गया। कौन सा परिवहन साधन भारत के प्रमुख जो साधन है, तो भारत का जो प्रमुख परिवहन साधन है वो आपका रेल परिवहन हो जाएगा। वायुयान का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो वायुयान का जो राष्ट्रीयकरण है 1953 में होता है। जबकि वर्तमान समय में भारत में कितने रेल खंड है, तो वो आपके 16 आपकी किताब में दे रखे हैं। नेक्स्ट है, देश का कितना प्रतिशत विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों के द्वारा होता है, तो ये समुद्री मार्ग से होता है विदेशी व्यापार, वो 95% है। देश का लगभग 50% लोहा का निर्यात करने वाला पतन कौन सा है, तो वो आपका मार्मोगाओ जो पतन है वो गोवा वाला हो जाएगा। रिक्त स्थान वाला देख लेते हैं। संचार, परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ पे आपको व्यापार भर देना है। भारत में यह विश्व में सर्वाधिक सड़क मार्ग वाला जो देश है वो कौन सा है, तो ये भी भारत है। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि किसको है जो राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है, तो राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कहा जाता है। कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी कौन सी श्रेणी की डाक समझी जाती है, तो वो पहली या फिर प्रथम श्रेणी की डाक समझी जाती है। रजिस्टर्ड पैकेट किताबें, अखबार, मैगजीन ये किस श्रेणी में आते हैं, तो ये द्वितीय श्रेणी की जो डाक है वो समझी जाएगी। फिर वन लाइनर देख लो। सीमा सड़क संगठन, इसका गठन कब हुआ, बॉर्डर सड़क रोड आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सीमा सड़क जो संगठन है इसकी जो गठन है 1960 में होती है। देश में सामरिक महत्व की जो सड़कें हैं इसका विकास के लिए इसका काम किया गया है। विश्व की सबसे लंबी जो सुरंग है वो कौन सी है, अटल टनल है जो कि 9.02 किलोमीटर लंबी है और हिमालय के जो पीर पंजाल पर्वतमाला में जुड़ी हुई है। व्यापार का संतुलन किसे कहते हैं, तो आयात और निर्यात का मूल्य अगर बराबर हो तो उसको व्यापार का संतुलन कहते हैं। जितना दे रहे हैं उतना वापस ले रहे हैं तो आपका जो व्यापार है वो संतुलन रहेगा। पूर्व पश्चिम गलियारा से आप क्या समझते हैं, तो पूर्व पश्चिम जो है, पूर्व में जो असम है उसका स्थान है आपका सिलचर, पश्चिम में गुजरात है जिसका स्थान है पोरबंदर। इन दोनों को सड़क मार्ग से जोड़ने का कार्य किया जाता है। उत्तर दक्षिण गलियारा, तो इसमें आपके जो उत्तर में जो श्रीनगर है जम्मू कश्मीर वाला, उसको भारत के दक्षिण में जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में, उसको सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा, जोड़ना है इसका उद्देश्य। नेक्स्ट है, भारत की जो समुद्र तट रेखा पर प्रमुख और मध्यम पतनों की संख्या कितनी है, तो प्रमुख तो 12 है, मध्यम 200 है, मध्यम और छोटे पतन है 200। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है और किन स्थानों को जोड़ता है, तो ये हो जाएगा 07 जो कि सबसे लंबा भी है, ये वाराणसी से कन्याकुमारी। देश में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चली, तो ये मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 में। हाल ही में जो बड़े शहरों नगरों में 6 कौन से जो डाक मार्ग बनाए गए, राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, बाहरी चैनल और दस्तावेज चैनल, ये 6 प्रमुख जो डाक मार्ग बनाए गए हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से आप क्या समझते हैं, तो इसमें जो 4 महानगर हैं, दिल्ली मुंबई कोलकाता, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता दिल्ली, इनको 6 लाइन सड़क से जोड़ने का कार्य इस जो स्वर्णिम जो चतुर्भुज महामार्ग परियोजना है उसमें शामिल है। भारत के प्रमुख जलमार्ग कौन से हैं, तो 01 है एक तो, और हल्दिया से इलाहाबाद है। दूसरा है आपके 1620 किलोमीटर लंबा है ये, ठीक है, आपके नंबर देख लो इसमें। ये दूसरा आपके हैं कि जलमार्ग नंबर 02 सदिया से धुबरी तक के मध्य में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर ये स्थित है, 891 किलोमीटर ये लंबा है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह उनका नाम लिखना है। कांडला बंदरगाह इसको
दीनदयाल पतन के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई वृत्तम ये प्राकृतिक खुला पतन है। इसका दबाव कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पतन को विकसित किया गया। मार्मोगांव गोवा में स्थित है। लोएस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है। न्यू मैंगलोर कर्नाटक में है। कुंद्रेमुख खानों से निकला हुआ लोएस्क का जो निर्यात है वो यही करता है। कोच्चि लेंगुन झील है, इसके मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पतन है। नेक्स्ट है फिर आपके भारत के पूरी तट पर स्थित बंदरगाह कौन से, तो चेन्नई बंदरगाह है, सबसे प्राचीनतम बंदरगाह यही है। व्यापार की मात्रा और सामान लादने में दूसरा स्थान है। प्रथम किसका है, तो मुंबई का है। विशाखापट्टनम बंदरगाह ये स्थल से घिरा हुआ है, गहरा है, सुरक्षित पतन है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित है। मालदीव श्रीलंका से व्यापार में सहायक है ये। पारादीप जो है वो आपके ओडिशा में स्थित है और ये लोएस्क के निर्यात करता है। कोलकाता गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो अंतःस्थलीय नदी है वहाँ पर पतन बना हुआ है। और हुगली नदी के तल छर की जो गाद है इसकी प्रमुख ये समस्या है। हल्दिया जो है वो कोलकाता पतन का दबाव कम करने के लिए बनाया गया है। लास्ट 3 प्रश्न आपके और बच्चे में इस पार्ट के, फिर इसको समाप्त करते हैं और ये पूरी किताब आपके इस वीडियो में कवर हो जाएगी। सड़क परिवहन के 2 प्रमुख महत्व लिखिए, तो घर घर सेवा उपलब्ध है, कम व्यक्ति कम दूरी और कम वस्तुओं का परिवहन उपयोगी है, तो ये आपका सड़क परिवहन के 2 प्रमुख महत्व हो जाएगा। पाइपलाइन परिवहन क्या है, तो भाई कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, प्राकृतिक गैस, दूध का उत्पादन स्थान से जो औद्योगिक क्षेत्र तक पाइपलाइन के द्वारा पहुंचाना पाइपलाइन परिवहन है। सीमांत सड़क का महत्व बताइए, तो दुर्गम क्षेत्रों में अधिगम्यता को बढ़ाकर के इसका आर्थिक विकास में सहायता करता है। तो ये चैप्टर आपको करवा दिया है सभी। इससे पहले मैंने आपके लोकतांत्रिक राजनीति पॉलिटिकल साइंस की जो किताब है, सत्ता में साझेदारी पाठ है, ये सारे मैंने आपको एक वीडियो में कवर करवा दिए। आपके आर्थिक विकास की समझ अर्थशास्त्र आपको करवाई दी है। समकालीन भारत और विश्व वाला चैप्टर करवाई दिया आपको, हिस्ट्री वाला। और आज ये हमारा समकालीन भारत भाग 2, ये मैंने आपको पूरा जो भी 7 पार्ट थे उसके और आपका मैप जाएगा 4 नंबर का, वो मैंने इस वीडियो में कवर करवा दिए हैं। रात के जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ये 12 बज के अभी आप देख सकते हैं। जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ये 8 नवंबर हो गए हैं। रात के जो 12 बज के ये वीडियो में जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ लास्ट टाइम, तब आपको मैं अपना समय बता रहा हूँ उस समय क्या टाइम हो रहा है। अभी बज रहे हैं रात के 12:02 और अभी 8 नवंबर हो चुका है। और ये वीडियो भी हम यहाँ समाप्त करेंगे। जब आप सुबह उठेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा और आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे अपनी जो तैयारी कर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्यारे विद्यार्थी, आपको जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि बच्चों टाइम लगता है। देखो आप 1 घंटे सवा घंटे से मैं लगातार बोल रहा हूँ, तो फिर आप थोड़ी सी अगर आप सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो पेपर है बहुत ही शानदार होगा, उसकी तैयारी भी अच्छी होगी। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मुझे भी जो इतना अच्छा नहीं लगेगा और वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से कक्षा 10 के बालक बहुत ही शानदार सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी सपोर्ट करेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप के ऊपर इसका टेस्ट वगैरह भी आप दे सकते हैं, इसकी PDF अपने ऐप में मिल जाएगी और ये सारे वीडियो आप अपने ऐप के अंदर भी देख सकते हैं। ऐप के अंदर आपको ये मिल जाएंगे बिना किसी ऐड के, तो वहाँ पर आप जो बिना डिस्टर्बेंस के देख सकते हैं। बस इसमें आपको जो अपनी टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, उसमें आप जो वो सारे वीडियोस देख पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप यूट्यूब पे भी देखें और अपने ऐप के अंदर भी देख सकते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।